हाय फ्रेंड्स। आप लोगों के साथ मुझे जिस बारे में बात करनी है वो ये है कि स्कूल्स खुल रहे हैं और जब बच्चों को डायग्नोसिस होता है ऑटिज्म का तो स्कूल में बैठना, सुनना, ध्यान देना हर एक चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। और किसी ना किसी तरीके से स्कूल में तो एडमिशन हो गया है, बट अब 2 साल, लगभग 2 साल के बाद जब स्कूल वापस खुल रहे हैं तो सारे पेरेंट्स ज़्यादातर मुझे ईमेल भेज रहे हैं कि जब स्कूल शुरू होंगे तो हम क्या करें, हमारा बच्चा बैठेगा क्या। इतने सारे बच्चों के बीच में, इतनी आवाज़ में, इतने सारे नई मतलब इतने सारे नए बच्चे, नई जगह, नए टीचर्स, क्या उनका कमांड फॉलो कर लेगा? क्या वो जो कमांड दिया गया है जनरली ग्रुप में, क्या उससे समझ में आएगा कि उसको करना है और क्या करना है? क्या वो सीख पाएगा? तो बहुत सारे क्वेरीज हैं जो मुझे पेरेंट्स पूछ रहे हैं। कोरोना जब हुआ और जब सब लॉकडाउन वगैरह हो गया तो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन कई सारे बच्चों के लिए आसान था। आसान कहें या एक तरीके से ऐसा था कि पेरेंट को बच्चे के बाजू में बैठकर बच्चा किस तरीके से क्लास में जवाब दे रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बारे में बहुत अच्छी से समझने का मौका हम सबको मिला। तो अब हम बहुत क्लियरली जानते हैं कि हमारा बच्चा किस लेवल पर है, वो किस हद तक बात सुन रहा है, समझ रहा है, क्या वो अपना टिफिन या अपना स्कूल बैग साथ में लेकर जा पाएगा, अपनी क्लास तक जा पाएगा, फिर सब कुछ टिफिन या जो भी चीज़ें दी हैं, नैपकिन वगैरह सब, वाटर बॉटल बैग में डालकर वापस ले आएगा, नहीं ले के आ पाएगा। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, जूनियर सीनियर केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चों की। तो कई सारे पेरेंट्स मुझे जो इस एज में जिनके बच्चे हैं वो ये मुझसे काफ़ी सारे क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर हम देखें कि बच्चे को स्कूल में जाने के लिए कौन से स्किल्स हैं, कौन से वो चीज़ें हैं जो स्किल्स हैं जो बच्चे को आने चाहिए। एक होते हैं सोशो इमोशनल स्किल्स, कि सोशली बच्चों के बीच में रह पाना, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाना। अगर टीचर ने डांट दिया है और अगर कोई चेंज हो गया है और परेशान हो रहा है बच्चा, तो अपने आप को शांत रख पाना। वो भी जस्ट एक टीचर कह दे कि इट्स ओके, शांत हो जाओ, उस तरीके से वो शांत हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट कर पा रहा है। बहुत छोटे बच्चे हैं, इतने एज के बच्चे करते भी नहीं हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक होते हैं। तो सोशो इमोशनल स्किल्स किस लेवल पर है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें अपने बच्चे को देख कर समझ लेने की ज़रूरत है कि भाई हमारा बच्चा, अगर हम देखें कि 10 है लेवल जहाँ पर बच्चा फुली इंडिपेंडेंट है और सोशल इमोशनल स्किल्स एक बाकी बच्चा जो उसकी उम्र का, उसके लगभग उस एज के हैं, तो मेरा बच्चा किस नंबर पर है। तो मैं लिख दूंगी सोशल इमोशनल स्किल्स, मेरे दिमाग में जो भी नंबर आए कि 4 पर है, 5 पर है, वो मैं लिख दूंगी, तो मुझे क्लैरिटी आएगी। क्योंकि स्ट्रेस हमें कब आता है, जब हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमारा बच्चा, हम क्या स्किल्स सिखाना चाहते हैं, क्या स्किल्स एक्सपेक्टेड है और मेरा बच्चा किस लेवल पर है, मुझे किस चीज़ पर काम करना है, ये क्लैरिटी ज़रूरी है। तो पहला है सोशियो इमोशनल स्किल्स। तो सोशियो इमोशनल स्किल्स एक था। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि कितना बच्चा समझ पा रहा है और कितना है जो एक्सप्रेस कर पा रहा है। समझ पा रहा है, वन स्टेप इंस्ट्रक्शन समझ पा रहा है, या 2 कंपोनेंट कि ये और वो लेकर आओ समझ पा रहा है, या ये वहाँ रख दो और वहाँ से ये ले आओ, ये टाइप के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पा रहा है। तो मेरा बच्चा और उसके लैंग्वेज स्किल्स या रिसेप्टिव लैंग्वेज किस लेवल पर है, 1 स्टेप पर है या 2 स्टेप पर है, ये मुझे समझ लेने की ज़रूरत है। 0 से 10 अगर हम फिर देखें कि बच्चा मेरा कौन से लेवल पर है, समझो 3 पे है या 4 पर है। अब अगर मेरे बच्चे को कोई काम करने दिया जाए और बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो हेल्प मांग सकता है? क्या वो बोल सकता है कि मुझसे नहीं हो रहा है? क्या उससे जो चाहिए वो चीज़ वो मांग सकता है? तो ये मेरा रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सोशो इमोशनल स्किल्स एक हैं, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स एक हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। आपको पता है ब्रूस पेरी एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ब्रूस पेरी एक बहुत ही बड़े रिसर्चर और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं। एंड ट्रॉमा यानी कि कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं, मैं इमोशनल ट्रॉमा की बात कर रही हूँ। और
ब्रूस पेरी कहते हैं 3 R की जरूरत होती है। एक होता है रेगुलेशन, कि बच्चा खुद को रेगुलेट कर पा रहा है, और अगर बच्चा रेगुलेट कर पाएगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, तो रिलेट कर पाएगा। रेगुलेट करने के बाद रिलेट कर पाएगा, और रिलेट कर पाएगा तो रीजनिंग कर पाएगा, और रीजनिंग कर पाएगा का मतलब है अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो भी चीज़ें मेरे बच्चे को ज़रूरत पड़ती हैं, हायर ऑर्डर, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें मेरे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में आएंगी। तो मेरे बच्चे का सोशल और इमोशनल स्किल्स कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो होता है वो स्किल्स कैसे हैं, और चौथा मेरे लिए है कि सेंसरी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ कहाँ पर हैं। क्या वो सेंसरी इनपुट, बहुत ज़्यादा अगर इनपुट होगा तो वहाँ पर खुद को शांत रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन का मतलब निकाल कर उसको जवाब दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। क्या उसके अंदर अराउजल, अराउजल का मतलब होता है, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगर मेरा अराउजल लेवल 0 से 10 में गिना जाए तो अब मैं फोकस कर पा रही हूँ, ध्यान दे पा रही हूँ, नंबर 10 पर हूँ, ठीक है, मेरा जो कि ऑप्टिमम लेवल गिना जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्लीपी, ड्राउजी, ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने जोन में, अपने में है, तो मैं उसे 3 या 4 का नंबर दे दूंगी। या इतनी एनर्जी है कि सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो मैं उसे 20 का नंबर दूंगी। तो मेरे बच्चे के सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स किस लेवल पर हैं, ठीक है, ट्रांजिशंस एक्सेप्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस के वजह से फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, मोटर प्लानिंग, इन पे क्या उसका असर पड़ रहा है, और उसके वजह से क्या मेरा बच्चा राइटिंग या मैचिंग या जो भी टास्क्स हमको स्कूल में जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या वो उसमें कर पा रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है। अब मेरा मकसद क्या है ये बताने का, कि अगर मुझे पता है कि ये एरियाज हैं और उसमें मुझे पता चले, ये कोई ऐसे स्केल नहीं है बट एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। जब आपको पता चलेगा कि ठीक है यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये लेवल है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि मेरा बच्चा किस लेवल पर है और मुझे किस स्किल पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है कि क्या मैं एज अ पेरेंट, सेल्फ रेगुलेशन है मुझ में, मैं खुद को रेगुलेट कर पा रही हूँ। बच्चा मेरा चिड़चिड़ कर रहा है या बच्चे के स्कूल खुल रहे हैं तो उससे क्या मैं हाइपर हो रही हूँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ, क्योंकि जो मैं स्टेट मेरा होगा वही स्टेट मेरे बच्चे का होगा। बिकॉज को रेगुलेशन जिसे कहते हैं कि बच्चा हमारे स्टेट को देखकर उसका स्टेट बदलता है। तो पहला स्टेट होगा कि मैं अपने इस स्ट्रेस को एक्नॉलेज करूँ कि भाई मुझे मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि स्कूल शुरू हो रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है। अब मुझे वो चंक डाउन करना है कि क्या चीज़ से मुझे परेशानी हो रही है, कि भाई मेरे बच्चे के स्किल्स हैं कि नहीं है, दैट इज़ वन, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा है कि क्या स्कूल मेरे बच्चे को सपोर्ट करेगा। अगर मेरा बच्चा नहीं सेटल हो पाया, जो कि ज़्यादातर पेरेंट्स के फेयर होते हैं कि अगर वो नहीं सेटल हो पाया तो फिर मैं क्या करूँगी। क्या मैंने स्कूल को बताकर रखा हुआ है कि मेरे बच्चे को कंसर्न्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है और हम उन पर काम कर रहे हैं। क्या मैंने स्कूल को ये बताकर रखा हुआ है कि हम बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस पर इतना सारा काम करने के लिए स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। हम बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं ताकि हमारा बच्चा सेटल रहे, फोकस्ड रहे, दूसरे बच्चों के बीच में कंफर्टेबल रहना सीखे। तो क्या मैंने ये अपने थॉट्स क्लियरली स्कूल को कन्वे किए हैं, क्योंकि जब मैं ये कन्वे करूँगी तो स्कूल को भी एक ब्रीद करने का स्पेस मिलता है कि ठीक है, मुझे इस बच्चे को जो डिफ़िकल्ट हो रही है पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, इतना ज़्यादा मुझे बाकी बच्चों जैसे जो इतना बड़ा गैप है ये फिल करने का मेरे पे स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं पेरेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट ये क्लैरिटी स्कूल को दे दे। तो पता है जब मुझे क्लैरिटी होगी कि मैंने अपने बच्चे के स्किल्स जो है मैंने उसको सिखा दिए हैं, ठीक है, मैं उनके वो सारे एरियाज पे काम कर रही हूँ, एंड इन एडिशन टू दैट जो मेजर स्किल है कि एकेडमिक स्किल्स, बच्चे को क्या मैंने प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री मैथ स्किल्स इन सब में सिखाना शुरू किया है या नहीं किया है। क्या मेरा बच्चा उतना अटेंशन दे पा रहा है कि वो ये सब कर सके। तो पहले तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये स्किल लेवल है, उसके भी पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है एज अ मदर या फादर बिफोर आई अटेंड टू माई चाइल्ड, है ना कि नहीं। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है,
मेरे बच्चे के वो कौन से स्किल्स हैं जो मेरे बच्चे को नहीं मैंने सिखाए हैं और सिखाने की ज़रूरत है, तो वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी। क्या मैंने स्कूल के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है, और अगर नहीं हुआ तो हम इन चीज़ों के लिए रेडी हैं? क्या मेरे पास एक बैकअप प्लान है कि ठीक है क्लास रिपीट कर लेंगे, ठीक है एक शैडो टीचर हो जाएगी। और मैंने अगर बहुत सारे स्कूल से देख लिया और मैक्स टू मैक्स वर्स्ट टू वर्स्ट ये होगा कि स्कूल में नहीं सेट हो पाएगा, तो मैं 4-5 पेरेंट्स के साथ एक होम स्कूलिंग भी कर सकती हूँ। मेरा फोकस है कि मैं बच्चे को अपने दूसरे बच्चों के बीच में रहने के मौके दूं और बच्चा मेरा सीखे, यही मेरे मेन फोकस है। फिर वो क्लासरूम में हो या घर पर 4 बच्चे इकट्ठा होकर हो, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ बहुत आसान है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने मन में अपने आप को रेडी कर लिया है कि देखो ये हुआ, मैंने बच्चे को पहले तो मैंने शांत रहना है, ठीक है मैं शांत हूँ, मैंने बच्चे के स्किल सिखाने हैं, एकदम से सब कुछ आ जाएगा नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। क्या मैंने ये स्कूल को कन्वे किया हुआ है? ठीक है कन्वे कर दिया है। अगर मैंने कन्वे कर दिया है और शैडो टीचर अलाउ कर रहे हैं, वंडरफुल। हमने 3 महीना, मिनिमम 3 महीना बच्चे को स्कूल में रख कर देख लिया है, बच्चा सीख रहा है, ऑसम। नहीं सीख रहा है, मैं होम स्कूलिंग के लिए रेडी हूँ। मेरे पास सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। अब वर्स्ट टू वर्स्ट जो भी होगा उसके लिए मैं रेडी हूँ, और बेस्ट टू बेस्ट ये होगा कि मेरा बच्चा क्लास में बैठेगा, आंसर करेगा, जो पूछा गया है वो किताब निकालेगा, जो बोला गया है वो लिख लेगा, जो लिखा हुआ है वो देखकर कॉपी कर लेगा, टीचर ने जब उसका नाम बुलाया तो देखकर पढ़ लेगा। और क्या मैं कह रही हूँ कि ये सब पॉसिबल नहीं है? बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो ये कर पा रहे हैं। और एक जमाने में मुझे भी लगता था क्या ये होगा, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन जब मैं वर्स्ट ऑप्शंस भी रेडी है मेरे पास कि नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगी, वो नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगी, और मैं उन सब के लिए मेंटली रेडी हूं, तो मैं शांत हूं। और फिर उस शांत मन से मैं बच्चे को स्कूल में भेज रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि हर एक बच्चा पिछले 2 साल से घर पर बैठा हुआ है, फिर वो बच्चे को ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो या नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चा हो जिसको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन बहुत बच्चों को सोशल स्टिमुलेशन नहीं मिला है, बहुत सारे बच्चों को वो जो बाहर जाकर जो खेलने का माहौल था वो नहीं मिला है, बहुत सारे बच्चों को जो ट्रांजिशंस होते हैं, घर पर लोग आते हैं, नेबर्स के घर जाते हैं, वो सारे मौके पिछले 2 सालों से नहीं मिले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स उसी परिस्थिति में हैं जिस स्टेट में आप हो। सो दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से। आई डोंट नो मेरा कहा हुआ आपको कितना मदद किया, बट मुझे सिर्फ ये शेयर करना था कि अगर मैं क्लियर हूं कि ये नहीं तो ये, इनमें ये चीज़ों पे मुझे काम करना है, ठीक है इनमें ये चीज़ों पे काम करना है। फाइनल एम क्या है? मेरा बच्चा सीखेगा और समझेगा और एक इंडिपेंडेंट नागरिक बनेगा और अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगा, ये मेरा फाइनल गोल है। दूसरों के साथ बातचीत कर सकेगा, इंटरैक्ट कर पाएगा, उसके लिए मुझे सिर्फ मौके देने हैं। स्कूल में देंगे बहुत सही, स्कूल वाले कोऑपरेट करें बहुत सही, लेकिन स्कूल वालों के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये सब कुछ शेयर करेंगे तो स्कूल भी हमें उतना ही सपोर्ट करेगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्लास में बैठकर बच्चा क्या क्या कर सकता है या स्कूल में बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ताकि बच्चा फोकस्ड रह सके, क्योंकि सेंसरी इश्यूज एकदम से तो चले नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो हैं और जब आप थेरेपी कर रहे हो तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं जिसके वजह से बच्चा थोड़ी देर तक शांत रह सके, या घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं और स्कूल भेज सकते हैं ताकि बच्चा शांत रहकर सीख सके। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको कहा वो आपको हेल्प किया हो। थैंक यू।